जो भी आपके यूनिट है 1 से 8 यूनिट है, उसको बताने के साथ साथ मैं उन अवधारणाओं को संक्षिप्त में उसकी व्याख्या कर दूंगा, ताकि आपको कंप्लीट सिलेबस के रूप में, जो आपका कंप्लीट सिलेबस है उसके बारे में एक सामान्य समझ विकसित हो जाए। अब चर्चा करते हैं सिलेबस की। आपके कंप्लीट सिलेबस में 8 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें अच्छा, यूनिट स्टार्ट करने से पहले पेपर का नाम जान लेते हैं कि पेपर का नाम क्या है। तो आपके पेपर का नाम है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, भारत में समाज, संरचना, संगठन एवं परिवर्तन। अब बात करते हैं पहले यूनिट की, पहले यूनिट में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। तो है द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, विलेज, टाउन, सिटी, रूरल अर्बन लिंकेज, भारतीय समाज की संरचना एवं रचना, गांव, कस्बा, नगर, ग्रामीण नगरीय संपर्क। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में कि पढ़ना क्या है। तो गांव की भारतीय समाज की जो संरचना है और रचना, उसमें कैसे क्या होती है ये, तो आप देखिए संरचना का तात्पर्य है कि स्केलेटन से लिया जाता है, ढांचा से लिया जाता है। तो भारतीय समाज का ढांचा कैसा है, तो उसको कई आधारों पर देख सकते हैं। जैसे भौगोलिक आधार पर, जैसे भारत के नक्शे में जो चीज़ें दिखाई देती है कि इसका भूभाग कहाँ तक है, और प्रदेश की जो सीमा रेखा जो होती है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उसकी सीमा रेखा कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर हो गया या बिहार हो गया, या प्रदेश कोई भी प्रदेश हो या यूनियन टेरिटरी हो, उसके बारे में जो है कि उसका एक ढांचा जो है कि, तो भौगोलिक आधार पर हम उसको देख सकते हैं कि इसकी संरचना कैसी है। उसके बाद से हम देख लेते हैं भाषाई आधार पर देख सकते हैं, जातीय आधार पर देख सकते हैं, धर्म के आधार पर देख सकते हैं, संरचना को देखते हैं। उसके बाद जो आती है बात कि गांव का, तो गांव क्या होता है। तो गांव का इतिहास जब हम देखें तो आदिम युग की बात करें कि आदिम युग में गांव 10-20 परिवारों का गांव हुआ करता था। मध्य युग में हुआ क्या कि थोड़ा सा गांव का दायरा बढ़ा, और उसके बाद से जो आधुनिक युग है, इस समय गांव का दायरा और ज़्यादा विकसित हो गया है। लेकिन अगर यदि हम जनगणना के दृष्टिकोण से देखें कि गांव कहते किसको हैं, तो उसमें 5000 से कम जनसंख्या वाले जो गांव हैं उसको हम गांव की श्रेणी में रखते हैं। अच्छा, गांव की जब हम बात करते हैं तो उसमें यह देखा जाता है, या उसकी जो विशेषता है सामान्य रूप से, कि उसमें एक सामान्य जीवन शैली होती है, और एक सामान्य जीवन शैली होती है। और इसके अलावा गांव में जो जनसंख्या होती है वह 75% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई होती है, और कृषि से ही उसके जीविका का उपार्जन होता है। अब बात करते हैं कस्बे की। तो कस्बा जो 5000 से जो अधिक जो जनसंख्या वाले जो हैं, उसको जो है कि हम कस्बा कहते हैं जनगणना के आधार पर। अच्छा, यह जो है गांव से थोड़ा सा बड़ा होता है और नगर से छोटा होता है तुलनात्मक रूप से। तो इसमें जो है कि 75% जनसंख्या कस्बे के अंतर्गत वह गैर कृषि कार्यों में लगी रहती है, यानी वो कृषि का काम नहीं करती है 75% जनसंख्या। और उसमें जनसंख्या घनत्व का भी एक दायरा दिया होता है। उसके बाद से आता है नगरीय जनसंख्या, जिसमें 100% जनसंख्या जो है गैर कृषि कार्यों में ही लगी हुई होती है, और वह जो है कि आकार में कस्बे से बड़ा होता है। तो ये हो गया गांव, कस्बा और नगर, एक सामान्य समझ हो गया कि इस टॉपिक के अंतर्गत। उसके बाद बात आता है ग्रामीण नगरीय संपर्क, रूरल अर्बन लिंकेज की हम बात करते हैं। तो रूरल अर्बन लिंकेज में होता क्या है कि गांव के लोग ही जीविका उपार्जन के लिए नगरों में जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं, और नगर में रहने के बाद फिर वह दोबारा वापस गांव में आते हैं। तो नगर की जो कल्चर होती है वह गांव में आती है, और गांव से अगर गए होते हैं तो नगरों में गांव की कल्चर भी देखने को मिलती है, थोड़ा बहुत जो है कि अंतर के साथ में वह देखने को मिलता है। तो जो गांव के लोग जो नगरों में गए और नगरों से जब फिर गांव में जब वापस आए तो नगर की कल्चर को भी लेकर के आते हैं। तो उसमें होता क्या है कि नगरों में योग्यता के आधार पर कार्य मिलता है। तो जो ग्रामीण स्तर पर जाति के जो बंधन रहे हैं उसको तोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है नगरीय जीवन ने। तो इस तरीके से ग्रामीण नगरीय संपर्क की चर्चा हो जाती है। इसके बाद जो है कि अच्छा, इसके अंतर्गत और भी चीज़ें हैं ग्रामीण, जैसे फैशन की अगर यदि हम बात करें तो जो नगरों में जो चीज़ें पहनी जाती हैं या फैशन के रूप में जो चीज़ें यूज की जाती हैं वह गाँव में भी जो है कि आज के आधुनिक युग में देखने को मिल रहा है। तो ये ग्रामीण नगरीय संपर्क के अंतर्गत हम इसकी चर्चा, ये इस तरीके की चर्चाएं होंगी। तो ये आपका अब आता है दूसरा यूनिट, हिस्ट्री एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, यानी भारत में समाज शास्त्र का इतिहास और उसका उद्भव या विकास।
तो भारत में समाजशास्त्र के विकास की बात करें तो यह जो है कि 20वीं सदी से आरंभ माना जाता है और 1947 तक यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के जो समाजशास्त्र के जो विकास रहे हैं उसमें जो है कि समाजशास्त्र की स्थापना हो चुकी होती है, जिसमें जो सबसे पहले मुंबई विश्वविद्यालय 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के साथ इसका अध्यापन कार्य शुरू हुआ और 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में एक समाजशास्त्र की स्वतंत्र विभाग की स्थापना हो गई, जिसकी अध्यक्षता पैट्रिक गिट्स ने किया है। और 1924 में उन्हीं के शिष्य GS घुरिये महोदय ने उसके कार्यभार को अध्यक्षता कार्यभार को संभाला था समाजशास्त्र के। इसके बाद जो है कि जो आता है 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाने लगा समाजशास्त्र, 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाने लगा, तो जिसमें राधा कमल मुखर्जी हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे लखनऊ विश्वविद्यालय में। उसके बाद से 1923 में मैसूर विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाने लगा और 1930 में पूना विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया। तो इस तरीके से इसका इतिहास जो है कि चलता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात समाजशास्त्र भारत में समाजशास्त्र का जो विकास रहा वह जो है कि अधिकतम विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय स्तर पर BA MA की पढ़ाई होने लगी और शोध कार्य भी शुरू हो गए हैं। इसको जो है कि डिटेल में बताया जाएगा जब हम चर्चा करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मतलब एक जो टॉपिक के अंतर्गत आपकी एक सामान्य समझ विकसित हो जाए। अब बात करते हैं तीसरे यूनिट की, जिसमें जो टॉपिक है वह कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, कास्ट एंड रीजन। इसको हिंदी में बोलते हैं सांस्कृतिक एवं निर्जातीय विविधता, भाषा, जाति, क्षेत्र में विविधता। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सांस्कृतिक एवं निर्जाति विविधता की। तो निर्जाति थोड़ा सा टफ है, उसको हम बता देते हैं कि निर्जाति क्या होती है। निर्जातीयता को ऐसे व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि स्वयं या दूसरों के द्वारा यह समझा जाता है कि वह दूसरों से अलग है या अलग पहचान रखता है जीवन शैली के आधार पर। अब बात करते हैं कि ये निर्जातीयता, ये सरल शब्दों में ये बातें हो गई कि वह जो है कि समाज से अलग अपनी पहचान समझता है। इसमें जो है कि यह है एथनिसिटी, जिसको हम कहते हैं निर्जातीयता, और दूसरा है प्रजाति यानी रेस, नस्ल जिसको कहा जाता है। तो इन दोनों को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन इन दोनों में पर्याप्त अंतर होता है, क्योंकि जो नस्ल होती है वह जो है कि एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है और प्राणी शास्त्रीय अवधारणाओं के माध्यम से उसको समझा जाता है। और जो निर्जातीयता है यह सांस्कृतिक आधार पर समझा जा सकता है, और सांस्कृतिक आधार पर ही नहीं, उसमें नस्ल को भी शामिल किया जाता है। निर्जातीयता में नस्ल भी शामिल हो सकती है, भाषा है, धर्म है, जीवन शैली है, राजनीतिक पहुंच है, इस तरीके की चीज़ें जो होती है निर्जातीयता के अंदर आती हैं। लेकिन जो नस्ल है वह प्राणी शास्त्रीय है। लेकिन निर्जातीयता को परिभाषित करने में या अलग पहचान बनाने में नस्ल को शामिल किया जा सकता है, लेकिन नस्ल जो है वह एक अलग अवधारणा मानी जाती है। तो ये बातें मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अच्छा, इसके अलावा जो है कि निर्जातीयता में भाषा, यानी भाषा अलग बोलने वाले लोग अपने आप को उच्च या निम्न समझते हैं। जैसे आधुनिक समाज में अगर जो इंग्लिश बोलते हैं उनको जो है कि बहुत अच्छा माना जाता है या आधुनिक माना जाता है। तो इस तरीके से भाषा के आधार पर हो गया, एथनिसिटी देखी जा सकती है। उसके बाद जातीय आधार पर, क्योंकि भारतीय समाज में जो जात की जो संरचना है वह उसमें स्तरीकरण पाया जाता है, उसमें उच्चता और निम्नता का क्रम पाया जाता है कि कोई ऊंची जाति होती है, कोई निम्न जाति होती है। हालांकि संवैधानिक आधार पर जो है कि सबको समान माना गया है, लेकिन सामाजिक आधार पर जाति में संस्तरण पाया जाता है। उसके अलावा क्षेत्र के आधार पर भी जो है निर्जातीयता देखने को मिलती है कि किसी क्षेत्र विशेष के लोग जो है कि अपने आप को ज़्यादा मजबूत और बड़ा समझते हैं या दूसरे क्षेत्रों से अलग अपनी पहचान रखते हैं। तो क्षेत्रीयता के आधार पर भी निर्जातीयता को देखा जा सकता है। तो इस टॉपिक में एक मोटा जो है कि एक इतनी सी बात है। उसके बाद से अब यूनिट 4 में जो टॉपिक है उसको मैं बता रहा हूँ। ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम्स ऑफ एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन एंड एसर्शन,
गवर्नमेंट एंड ट्राइबल वेलफेयर, यानी भारत में जनजातीय समुदाय, भौगोलिक वितरण, आत्मसात्मीकरण, एकीकरण और पहचान की समस्याएं, सरकार और आदिवासी कल्याण, इसके अंतर्गत ये चीज़ें पढ़नी है। अब जनजातियाँ, आप लोग जनजातीय समुदाय समझते हैं जो जंगलों में निवास करते हैं या जो आदिम जातियाँ हैं जो सभ्य समाज से कटी हुई हैं, उसको हम आदिवासी कहा जाता है या जनजाति कहा जाता है। भौगोलिक वितरण, यानी कि वह भौगोलिक वितरण से तात्पर्य है कि वह जनजातियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं या किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ये भौगोलिक वितरण उनका है। अच्छा, आत्मसात्मीकरण और एकीकरण और उनके पहचान की जो समस्याएं हैं उसमें क्या है, आत्मसात्मीकरण और एकीकरण के माध्यम से, आत्मसात्मीकरण से तात्पर्य यह है कि जनजातीय समाज के लोगों को सभ्य समाज से जोड़ने के लिए, उनको अपने साथ मिलाने के लिए, आत्मसात करने के लिए और उनका एकीकरण करने के लिए कि वह सभ्य समाज से जुड़ जाएं, तो इसके लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जाते हैं और उनके विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। लेकिन उसमें समस्या क्या आती है कि उनकी जो पर्सनल पहचान है वह जो है कहीं ना कहीं एक में घुल मिल करके उनकी पर्सनल पहचान खत्म होने का डर होता है। यह एक समस्या के रूप में देखा जाता है कि उनके जो धर्म है, उनकी जो मान्यताएं हैं, अगर सभ्य समाज से जुड़ते हैं तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अच्छा, आदिवासी कल्याण बोर्ड भी बनाया गया है सरकार द्वारा, जो है कि उसके लिए प्रयास भी किए जाते हैं, उसमें योजनाएं भी चलाई जाती हैं जिससे जनजातियों का विकास हो सके। तो इस यूनिट के अंदर जनजातियों से रिलेटेड उनके जो समुदाय हैं, उनकी मान्यताएं क्या हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और सरकार द्वारा उनको उनके कल्याण के लिए क्या सुधार किए जा रहे हैं उसके बारे में। अब जो है कि 5वें यूनिट की बात करते हैं, बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, कास्ट, मैरिज, रिलीजन, क्लास एंड ज्वाइंट फैमिली, यानी कि भारतीय समाज की जो बुनियादी संस्थाएं हैं वो क्या हैं उसके बारे में। जाति है, विवाह, धर्म, वर्ग और संयुक्त परिवार। तो जात की बात करें तो जात के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत जातियों का एक अजायब घर कहा जाता है। उसमें विभिन्न प्रकार की जातियां रहती हैं, उसमें एक संस्करण पाया जाता है, उसमें उच्चता और निम्नता का क्रम होता है। और बात करते हैं फिर विवाह का, उसके बाद धर्म, विभिन्न प्रकार के धर्म यहाँ पर जो है कि प्रचलन में है भारत में, उसके बारे में बात की जाएगी। और वर्ग व्यवस्था जो है कि वर्ग जो है कि जाति का ठीक अपोजिट है। जाति में, वर्ग में व्यक्ति, जाति जन्म पर आधारित होती है, जबकि वर्ग जो होता है वह योग्यता पर आधारित होता है कि कर्म के द्वारा व्यक्ति अपने वर्ग को बदल सकता है। लेकिन जाति जन्म पर आधारित होने के कारण जाति को बदला नहीं जा सकता है। उसके बाद से आता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में जो ज्वाइंट फैमिली है उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा होगी और पढ़ा जाएगा। तो ये रहा 5वां यूनिट। उसके बाद से है 6वां यूनिट। 6वां, सोशल क्लासेज इन इंडिया, एग्रेरियन, रूरल, इंडस्ट्रियल, अर्बन, भारत में सामाजिक वर्ग। तो सामाजिक वर्ग में कृषि ग्रामीण, कृषि ग्रामीण का मतलब जो लोग कृषि करते हैं वो गांव में रहते हैं या वो ग्रामीण जीवन शैली को अपनाते हैं, उनकी अपनी एक अलग विशेषताएं होती हैं। औद्योगिक नगरीय का मतलब है कि जहाँ पर उद्योग धंधे लगाए गए हैं, नगरीय समाज है, तो वहाँ की जीवन शैली एक दूसरे तरह की जीवन शैली होती है और वहाँ पर जो है कि विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। और जो ग्रामीण जीवन होता है वह सरल जीवन होता है, उसमें सामान्यता देखने को मिलती है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय जीवन के बारे में हम लोग बात करेंगे और चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं 7वें यूनिट की, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, डेमोग्राफिक थियरीज, माल्थीसियन थियरी, डेमोग्राफिक ट्रेशन थियरी, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंट्रोल, यानी कि जनसंख्या विस्फोट, जनांकीय सिद्धांत, माल्थस का सिद्धांत, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत, जनसंख्या वृद्धि एवं नियंत्रण। जनसंख्या के बारे में आप लोग जानते हैं कि स्त्री पुरुष की जो जनसंख्या होती है वह जो है कि एक राज्य के अंतर्गत जितने भी लोग जो जन्मे हुए होते हैं वो जनसंख्या के अंतर्गत आती है। और जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है कि जनसंख्या जो है कि जिसमें जो खाद्यान्न संसाधन है उससे ज़्यादा जनसंख्या होती है, जिसमें जन्म दर अधिक होता है, मृत्यु दर कम होती है, तो उससे जनसंख्या बढ़ती जाती है। जनांकीय सिद्धांत, जनांकीय सिद्धांत में जो है कि माल्थस का एक सिद्धांत है जिसमें वह बताते हैं कि जो जनसंख्या होती है वह ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जबकि जो खाद्यान्न होता है वह गणितीय अनुपात में बढ़ती है।
यानी कि ज्यामितीय अनुपात में बढ़ने का मतलब कि जनसंख्या 2 है, फिर 4 हो जाएगी, फिर 8 होगी, फिर 16 होगा, फिर 32 हो जाएगा, फिर 64 हो जाएगा। इस अनुपात में बढ़ता है। जबकि जो खाद्यान्न संसाधन है वह 1 2 3 4 5 6 7 8 इस क्रम में बढ़ते हैं। तो ये उन्होंने थियरी दिया था, मोटी मोटा जो हम बात करते हैं, ये माल्थस के सिद्धांत में ये चीज़ें। उसके बाद जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत में 3 तरीके के सिद्धांत काम करते हैं, 3 तरीके की बातें की जाती हैं, और वह 3 तरीके की अर्थव्यवस्थाओं को इंगित करता है, या 3 तरीके के समाजों को जो है कि परिभाषित करता है। जैसे कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, यानी कि जन्म भी बहुत अधिक हो रहा है, मृत्यु भी अधिक हो रही है, तो यह अविकसित समाज की विशेषताएं हैं। क्योंकि वह जो है कि अविकसित समाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर यदि जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है, इसका मतलब स्वास्थ्य की सुविधाएं वहाँ पर बहुत ही पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अच्छा, दूसरा जो है स्तर जो विकासशील देशों के लिए कहा जाता है कि उच्च जन्म दर होता है और निम्न मृत्यु दर। इसका मतलब कि वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है कि उपलब्ध हैं, जिससे मृत्यु बहुत कम हो रही है, लेकिन वहाँ पर वह विकासशील देश है जैसे अपना भारत। उसके बाद आता है तीसरा, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, जिसका यह विकसित समाज की विशेषता होती है। जैसे अमेरिका, कि वहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा है और वहाँ जन्म दर कम है और मृत्यु दर भी जो है कि कम है। इसका मतलब है कि वहाँ के लोग सुशिक्षित हैं और जनसंख्या बढ़ने और घटने के फायदे नुकसान को समझते हैं। तो इस तरीके से जो है कि यह विकसित समाज की विशेषता होती है कि जहाँ पर जन्म दर कम होगा और मृत्यु दर भी कम होगा। इसका तात्पर्य है कि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही अच्छी हैं, जिसके कारण मृत्यु नहीं हो रही है। उसके बाद से जो है इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है संक्रमण का सिद्धांत हो गया। उसके बाद से जनसंख्या वृद्धि में कि जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके क्या कारण है और उसको नियंत्रण कैसे किया जाएगा, इसके बारे में बात की जाएगी। तो इस टॉपिक के अंतर्गत इतना। हाँ, आता है 8वां यूनिट। 8वें यूनिट में चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, इंडियन सोसाइटी, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड नेशनलिज्म। इसमें भारतीय समाज में जो रूपांतरण और परिवर्तन की बात करते हैं कि ये परिवर्तन कैसा होता है, कितना हो रहा है या उसके पीछे क्या कारण है परिवर्तन के, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण के क्या कारण रहे हैं, उसके बारे में जो है कि बात की जाएगी। अब बात आता है जातिवाद का, सांप्रदायवाद और नक्सलवाद। जहाँ पर जिस भी किसी शब्द के साथ वाद शब्द जब जुड़ जाता है तो उसकी एक विचारधारा काम है। जैसे जातिवाद, जातिवाद का मतलब कि व्यक्ति जिस जाति का है अपनी ही जाति के विकास के लिए कार्य करे, उसको मजबूत बनाने के लिए कार्य करे और दूसरे जातियों की आवश्यकताओं को गौण समझने लगे, तो ये जातिवाद कहलाता है। वैसे ही संप्रदायवाद है कि संप्रदायवाद में एक संप्रदाय के मानने वाले व्यक्ति दूसरे संप्रदाय के लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उसको भूल करके या उसको नज़रअंदाज करके अपने संप्रदाय के फायदे के लिए कार्य करे और यह समझने लगे कि हाँ, ये हमारा ही संप्रदाय अच्छा है, और दूसरे संप्रदायों के बारे में वह जो है कि एक गौण विचारधारा रखता हो, तो इसको हम संप्रदायवाद कहते हैं। इससे आता है, उसके बाद आता है नक्सलवाद। नक्सलवाद की शुरुआत जो है बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से मानी जाती है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के आंदोलनकारियों के द्वारा यह जो है कि एक आंदोलन किया गया था और यह सत्ता के खिलाफ आंदोलन किया था और सशस्त्र विद्रोह था। 1967 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजुमदार और कानू सान्याल ने एक शासन सत्ता के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था। उनका यह विचार था कि जो शासन सत्ता है यह गरीबों के या सरकारी जो नीतियां हैं वह गरीबों के और गरीब मजदूरों के और किसानों के हित के खिलाफ हैं या उनके दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं, और जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वह जो है कि कब्जा जमाए हुए हैं कृषि पर और सरकारी तंत्रों पर, और इनको अगर यदि ख़त्म करना है और मजदूरों का शासन लाना है या किसानों की दुर्दशा को दूर करना है तो इनको सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ख़त्म करके ही लाया जा सकता है। ये नक्सलवाद की एक छोटी सी अवधारणा है और ये डिटेल में और जो चीज़ें होंगी टॉपिक के अंतर्गत वीडियो में बताया जाएगा। हमारा यह सारी चीज़ों को समझाने का मतलब ये था कि आपके टॉपिक से रिलेटेड या आपके यूनिट में जो टॉपिक्स हैं
उससे रिलेटेड एक सामान्य समझ आप लोगों की विकसित हो सके, इसके लिए मैंने थोड़ा थोड़ा जो है कि उसकी चर्चा किया है। ये चीज़ें इसीलिए मैंने इसकी चर्चा किया है।